अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टॉपिक नंबर 3.1 और उसका चौथा टॉपिक डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद मिलियंस में है। ठीक है, वो किस वजह से है, उसके जो मिलियंस में जो एग्जिस्टेंस मौजूद है उसमें किन अवामिल का किरदार है। तो उसमें 4 अवामिल के किरदार है जो आपकी किताब में डिस्कस किए गए हैं। वो क्या है देख लेते हैं। ठीक है, तो वो है कैटिनेशन, आइसोमेरिज्म, स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड एंड मल्टीपल बॉन्डिंग। ठीक है, तो इसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज पहले थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं। देयर आर टोटल 118 एलिमेंट्स दैट आर करंटली नोन। तो अब तक जो है जो एलिमेंट्स जो नोन है हमें वो कितने हैं बेटा, 118। तो मोर देन 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी 10 लाख यानी 1 करोड़ से ज़्यादा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास मौजूद है। तो मोर देन 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट। ठीक है, 1 मिलियन होता है 10 लाख और 10 मिलियन होता है बेटा 1 करोड़। तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, वो किस तरीके से करते हैं, उनके क्या फैक्टर्स है जो इसकी वजह से मिलियन से तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, वो फैक्टर हमने आपको बता दिए। द फॉलोइंग फैक्टर कंट्रीब्यूट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सच अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो इतनी बड़ी तादाद में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास पाए जाते हैं, मोर देन 10 मिलियन। ठीक है, उसमें कौन सा फैक्टर असरअंदाज होता है, वो है नंबर 1 कैटिनेशन, दूसरा है आइसोमेरिज्म, तीसरा है स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड एंड चौथा है मल्टीपल बॉन्डिंग। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा कैटिनेशन, उसके बाद पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं कि कैटिनेशन क्या है। तो आज देखते हैं। तो कैटिनेशन को देखते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है ब्लू कलर से। द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू लिंक विथ। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसको डिस्कस करते हैं बेटा, कार्बन को डिस्कस करते हैं। तो जब कैटिनेशन को डिफाइन करेंगे तो कार्बन के लिहाज से करेंगे। द एबिलिटी ऑफ कार्बन, ठीक है, तो कार्बन की क्या है बेटा खसूसियात, क्या, द एबिलिटी ऑफ कार्बन टू लिंक विद अदर कार्बन, कि कार्बन की क्या एबिलिटी होनी चाहिए कि कार्बन किसके साथ लिंक करे, एक और कार्बन के साथ लिंक करे। और क्या बनाए बेटा, एक लॉन्ग चेन बनाए या लार्ज रिंग बनाए। तो इस अमल को क्या कहते हैं बेटा, कैटिनेशन कहते हैं। इससे पहले आपने अल्केन में देखा था मीथेन का फॉर्मूला। ठीक है, मीथेन का स्ट्रक्चर देखा था। ठीक है, वो क्या था, CH4 था। अब इसी तरीके इथेन था, वो क्या था बेटा, CH3, ऐसे ही था CH3। ठीक है, और प्रोपेन था, तो प्रोपेन था, उसके बाद क्या था बेटा, ये C लग जाता है, ये क्या हो गया बेटा, प्रोपेन हो गया। ठीक है, प्रोपेन के बाद क्या था बेटा, ब्यूटेन। तो इसमें देखिए कार्बन क्या हो रहा है, कार्बन जो है अपने जैसे एटम के साथ क्या है बेटा, कंबाइन हो रहा है, बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, ये भी देखें, ये कार्बन, पहले देखें कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, तो क्या बेटा कंपाउंड्स में तब्दीली आ रही। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड पहले था इथेन, फिर बना क्या बेटा प्रोपेन, अब क्या हो गया बेटा ब्यूटेन। तो अब देखिए क्या हो गया बेटा, पेंटेन हो गया। 5 कार्बन मौजूद है और सिंगल बॉन्ड मौजूद है। हाइड्रोजन मैंने नहीं बनाया, इसका मतलब हाइड्रोजन अंडरस्टूड है, अगर हाइड्रोजन मैंने नहीं बनाया। तो अब क्या हो गया बेटा, पेंटेन हो गया। अगर इसके साथ एक और कार्बन जुड़ गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, आपके पास हेक्सेन, एक और कार्बन जुड़ गया, तो ये क्या हो गया बेटा, हेप्टेन। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, कार्बन जो है वो कार्बन एटम के साथ कंबाइंड और क्या बना बेटा, एक लॉन्ग चेन बनाया। इसी तरीके से ब्रांच चेन भी बन सकती है, अगर यहाँ पे बेटा कार्बन जुड़ जाए। अगर यहाँ पे कार्बन जुड़ जाए तो ये क्या बन जाएगा बेटा, आपके पास ब्रांच चेन बन जाएगी। ठीक है, अगर और कार्बन जोड़ दें तो और ब्रांच चेन बन जाएगी। यहाँ पे भी कार्बन एक जोड़ दें तो क्या है बेटा, ब्रांच चेन आपके पास बन जाएगी। इसी तरीके से रिंग भी बन सकता है। ठीक है, तो रिंग को भी रहने दें, इतनी बात समझ लीजिए कैटिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन एक बार दोबारा पढ़ते हैं। द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम, तो मिसाल अगर एक कार्बन एटम था या 2 था शुरू में, तो वापस में कार्बन एटम कंबाइन होते गया, बॉन्ड बनाता गया। तो द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू लिंक विद अदर कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन एंड लार्ज रिंग इज नोन एज कैटिनेशन। तो इस अमल को क्या बोलते हैं बेटा, कैटिनेशन कहते हैं। और कैटिनेशन जब हो रहा हो तो उसके दरमियान जो बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है वो है कोवलेंट बॉन्ड। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ज़्यादातर आपके पास जो बॉन्डिंग पाई जाएगी वो कोवलेंट बॉन्डिंग पाई जाएगी। तो अब इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इसको देख लेते हैं। वो क्या है, द मेन रीज़न फॉर द एक्सिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो लार्ज नंबर में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास पाए जाते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, इज़ दैट कार्बन एटम कैन लिंक विथ अनदर। ठीक है, तो कार्बन एटम जो है वो जुड़ सकता है एक और कार्बन एटम के साथ बाय मीन्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे भी जो बॉन्डिंग हो रही है वो कोवलेंट बॉन्ड हो रही है और उसकी नतीजे में क्या बनता है बेटा, लॉन्ग चेन बनता है या रिंग बनता है कार्बन एटम का। ठीक है, और चेन जो है वो स्ट्रेट भी हो सकती है और ब्रांच भी हो सकती है। इससे पहले आपने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन को ज़रूर पढ़ा होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी कैटिनेशन के हवाले से।
तो अब और थोड़ी बातें हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो कैटिनेशन का प्रोसेस होने के लिए 2 क्राइटेरिया का पूरा होना ज़रूरी है, ठीक है। तो आज ज़रा देखते हैं वो 2 क्राइटेरिया क्या है। तो कैटिनेशन में बेटा लॉन्ग चेन या लार्ज रिंग बनती है, ठीक है। तो इन 2 क्राइटेरिया को डिस्कस करते हैं। देयर आर 2 मेन क्राइटेरिया फॉर एन एलिमेंट टू शो कैटिनेशन, ठीक है। तो कार्बन के अलावा भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो कैटिनेशन शो करते हैं, लेकिन अभी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े तो कार्बन की कैटिनेशन को डिस्कस करेंगे। तो 2 क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया द एलिमेंट शुड हैव अ वैलेंसी ऑफ 2 और मोर। तो एलिमेंट की वैलेंसी क्या होनी चाहिए बेटा, 2 या उससे ज़ायद होनी चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कार्बन की वैलेंसी क्या होती है बेटा, 4 होती है। तो कार्बन क्या है बेटा, एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं, 1 2 3 4। तो किसी भी एलिमेंट की कैटिनेशन करने के उसकी वैलेंसी 2 से ज़ायद होनी चाहिए। तो कार्बन की वैलेंसी होती है बेटा 4। तो ये है पहला क्राइटेरिया जिसके ऊपर कार्बन उतरता है। दूसरा क्राइटेरिया बेटा एन एलिमेंट बॉन्ड विथ इट्स ओन एटम शुड बी स्ट्रॉन्गर। तो आपस में ही जो बॉन्ड बन रही है एटम्स के दरमियान, तो कार्बन कार्बन, तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बन रही है, इनके दरमियान जो बॉन्डिंग होनी चाहिए वो स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए, ठीक है। तो एन एलिमेंट बॉन्ड विथ इट्स ओन एटम शुड बी स्ट्रॉन्गर देन द एलिमेंट बॉन्ड विथ अदर एटम्स। तो अगर कार्बन जो है किसी और एटम्स के साथ जो बॉन्डिंग बनाता है वो स्ट्रॉन्गर बनाता है, तो कैटिनेशन का अमल जो है वो मुतासर हो सकता है। तो आपस से जो बॉन्डिंग बना रही है वो स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए, जबकि किसी और एटम के साथ बनाए तो वो थोड़ी वीक होनी चाहिए। क्लियर है। तो पर्टिकुलरली ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्डिंग बनाता है उनको भी डिस्कस करेंगे कि उनके दरमियान बॉन्ड एनर्जी क्या होती है। अब इसके अलावा आपको डिस्कस किया जा रहा है बेटा कार्बन और सिलिकॉन को। तो कार्बन और सिलिकॉन क्या है ज़रा आगे देखते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 6 और सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। तो अगर कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालें, क्लास 9 में आपने सीखी होगी, वो क्या होगी बेटा 1s2, ठीक है, 2s2 और 2p6। ये है कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट, ठीक है। इसी तरीके से सिलिकॉन है, सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है। तो 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। तो अभी इसके पास बेटा और कितने इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन है, 10 फेल होगा, 4 बाकी है। तो 3s2 और 3p2। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप देख रहे हैं बेटा, ये आखिरी शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ठीक है। बात समझ में आ रही है किसकी बेटा, आखिरी शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी, यहाँ 2 लिखना था, गलती से मैंने 6 लिख दिया। तो कार्बन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 2 और 2 4। तो सिलिकॉन के आखिरी शेल में बेटा 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 2 और 2 4। और दोनों एक दूसरे के नीचे आते हैं, यानी कार्बन ऊपर होता है तो सिलिकॉन नीचे होता है। तो आज एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं, ग्रुप 4 के। बोथ द कार्बन एंड सिलिकॉन हैव कंपेरेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है बेटा, आपके पास कंपेरेबल है। बट कार्बन एक्सिबिट मोर कैटिनेशन, लेकिन कार्बन में जो कैटिनेशन का अमल होता है वो ज़्यादा होता है बनिस्बत सिलिकॉन के। तो वेयर आर सिलिकॉन एक्सिबिट वेरी लेस कैटिनेशन। तो कार्बन में कैटिनेशन ज़्यादा क्यों होती है और सिलिकॉन में कैटिनेशन कम क्यों होती है, जबकि दोनों का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या है, सेम है। तो आज देखते हैं द रीज़न इज़ दैट कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर। तो कार्बन कार्बन के दरमियान जो बॉन्डिंग है वो क्या है बेटा, स्ट्रॉन्गर है, बहुत ज़्यादा मजबूत है। वो क्या है बेटा, 355 किलोजूल पर मोल। समझ में आ रही बात। तो ये क्या है बेटा, जो 1 मोल कार्बन एटम उनके दरमियान जो एनर्जी मौजूद होती है वो होती है 355 किलोजूल पर मोल होती है, ठीक है। देन सिलिकॉन बॉन्ड अगर है तो उसके दरमियान जो एनर्जी है 1 मोल एटम के लिए वो है 200 किलोजूल पर मोल एटम। तो बात समझ में आ रही। तो इस तरीके से जो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर है वो किसके दरमियान है, वो है कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्डिंग जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बनिस्बत सिलिकॉन के। तो सिलिकॉन के दरमियान बॉन्डिंग जो है वो वीक है कार्बन के मुकाबले में। तो कैटिनेशन का जो अमल है वो ज़्यादातर होता है किसमें बेटा, कार्बन में, जबकि सिलिकॉन में क्या होता है, कम होता है, ठीक है। एक तो फैक्टर ये हो गया सेम एलिमेंट का, ठीक है। अब डिफरेंट एटम्स का देख लेते हैं वो क्या है। ऑन द अदर हैंड सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड आर मोर स्ट्रॉन्गर। तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है, ठीक है। देखें वो क्या है बेटा, 1 मोल एटम के लिए 452 किलोजूल पर मोल, जबकि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है वो वीक होती है, वो कितनी बेटा 351 किलोजूल पर मोल। तो अगर आप देखेंगे सिलिकॉन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्डिंग है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है दैन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है बेटा, आपके पास जो कैटिनेशन का अमल होता है वो किस में ज़्यादा होता है बेटा, कार्बन में ज़्यादा होता है और सिलिकॉन में कम होता है।
तो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्डिंग कम है, जबकि कार्बन कार्बन के दरमियान क्या है बेटा बॉन्डिंग ज़्यादा है। ठीक है, देखिए कार्बन कार्बन के दरमियान क्या है बेटा बॉन्डिंग ज़्यादा है 1 मोल के लिए, और कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्डिंग की जो आपके पास एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी है, वो क्या है बेटा 351 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, तो इस तरीके से जो कैटेनेशन का जो अमल होता है वो किस में होता है बेटा कार्बन में ज़्यादा होता है बनिस्बत सिलिकॉन के। तो एज अ रिजल्ट सिलिकॉन इज़ फाउंड इन नेचर एज सिलिका एंड सिलिकेट। तो सिलिकॉन जो पाया जाता है आपके पास वो सिलिका की फॉर्म में पाया जाता है और सिलिकेट्स की फॉर्म में पाया जाता है। तो इस तरीके से जो कैटिनेशन का अमल है, जो प्रोसेस है, वो आप समझ चुके होंगे। अब जो अगला प्रोसेस डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास आइसोमेरिज्म। तो दूसरा फैक्टर जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो है अबंडेंस मौजूद है वो है बेटा आइसोमेरिज्म। ठीक है, द फिनोमेना ऑफ आइसोमेरिज्म इज द अनदर कॉज फॉर द अबंडेंस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास मौजूद है। तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो आपके पास डिफरेंट कंपाउंड्स मौजूद होंगे, उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा क्या होगा बेटा सेम होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा लेकिन जो कंपाउंड्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। पता कैसे चलेगा कि ये डिफरेंट है, तो उसको भी देखते हैं। तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स। तो जो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा उसमें जो एटम्स की अरेंजमेंट होगी या ग्रुप्स की अरेंजमेंट होगी वो डिफरेंट होगी। तो इस वजह से वो कंपाउंड भी क्या होंगे बेटा डिफरेंट होंगे, लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। तो कंपाउंड्स होंगे बेटा एक से ज़्यादा, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा? ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स। तो जब एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट होगी तो कंपाउंड भी क्या होगा बेटा आपके पास डिफरेंट होगा, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। तो उसको क्या कहते हैं बेटा आइसोमर कहते हैं। तो अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन उसकी जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो डिफरेंट है ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, तो उसको कहेंगे बेटा आइसोमर। और इस प्रोसेस को, इस अमल को कहते हैं बेटा आइसोमेरिज्म। तो इसकी मिसाल हमारे पास मौजूद है। तो अगर मैं ब्यूटेन की मिसाल लूँ, किसकी मिसाल लूँ बेटा ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ब्यूटेन, तो इसके लिए प्रीफिक्स इस्तेमाल होता है बेटा, इसका मतलब है नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं बेटा 4 है। तो ब्यूटेन में नंबर ऑफ कार्बन आइटम 4 है और हाइड्रोजन कितने होंगे, फार्मूला है CnH2n+2, ये जनरल फार्मूला है। ठीक है, तो n की जगह रखेंगे 4, इस n की जगह भी रखेंगे 4, 2 4 का क्या हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा, 8 में 2 जमा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा आपके पास C4H10। तो ब्यूटेन का जो जनरल फार्मूला है वो है C4H10। तो इसके कितने आइसोमर मौजूद है, ठीक है, इसके कितने आइसोमर बन सकते हैं। तो आप देख रहे हैं बेटा ये मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है इसका C4H10 है। ठीक है, तो आइए इसके आइसोमर्स बनाते हैं। तो आइसोमर्स में बताया कि बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स। तो आज ज़रा देखते हैं क्या है हमारे पास। तो मौजूद है बेटा कार्बन कितने बेटा 4 हैं। तो मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ये देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। ठीक है, तो देखिए कार्बन के साथ जरा हाइड्रोजन मौजूद होता है, ये अंडरस्टूड है। तो मैं अगर हाइड्रोजन नहीं लिखता हूँ तो आप इस बात को समझ जाइएगा। तो ये किसका फार्मूला है बेटा आपके पास ब्यूटेन का फार्मूला है। ठीक है, और ब्यूटेन का कौन सा फार्मूला है, स्ट्रक्चरल फार्मूला है, जिसमें आप हाइड्रोजन की अरेंजमेंट देख सकते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन की अरेंजमेंट इस तरीके से, और इसका नाम क्या है बेटा एन ब्यूटेन। क्या नाम है बेटा एन ब्यूटेन, नॉर्मल है। ठीक है, एक स्ट्रेट चेन बन रहा है आपके पास, तो ये है एन ब्यूटेन। मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने देख लिया। अब इस तरीके से इसी ब्यूटेन को मैं यहाँ लिखता हूँ C4H10। तो इसका एक और स्ट्रक्चरल फार्मूला हमारे पास आएगा, वो क्या होगा इसको भी मैंने आपको दिखाया है। देखें तो ब्यूटेन में कार्बन जो होते हैं वो टोटल 4 होते हैं। ठीक है, और एक कार्बन कहाँ लगा बेटा यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो अब देखें इसमें हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, कार्बन जो है टेट्रावैलेंट है, 4 बॉन्ड बनाएगा। ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, तीसरा ही बना रहा है, और ये चौथा। ये कार्बन ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना रहा है तो सिर्फ 1 बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। ये कार्बन से 1 बॉन्ड बना रहा है, 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो इधर भी हमारे पास C4 और H10 है, इसका आप स्ट्रक्चरल फार्मूला देख सकते हैं। तो इसमें क्या है बेटा एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट है, तो यही कहा गया। तो बेटा आपके पास 2 कंपाउंड है। ठीक है, एक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10, C4H10। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स। तो देख सकते हैं बेटा इसका इधर देखिए कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। तो यहाँ देखिए बेटा कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 में एक क्या लगा बेटा, एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम आपके पास लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका नाम होगा आपके पास। अगर दूसरे नंबर कार्बन पे एक क्या लगा बेटा CH3 लगा हुआ है तो इसको आप क्या कहेंगे आइसोब्यूटेन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा आइसोब्यूटेन। तो बात समझ में आ रही है।
तो C4H10 के जो आइसोमर हैं वो कितने हैं, टोटल 2 आइसोमर है, एक है एन ब्यूटेन और दूसरा है आइसोब्यूटेन। तो किताब में जो एग्जाम्पल है वो ब्यूटेन की नहीं दी गई थी, तो पहले मैंने आपके सामने ब्यूटेन की एग्जाम्पल लिखी। अब लिखते हैं एग्जाम्पल पेंटेन की। तो पेंटेन का फॉर्मूला होता है आपके पास, पेंटेन का फॉर्मूला होता है पेंट, तो प्रीफिक्स सी, कार्बन कितने होंगे बेटा 5 होंगे, तो हाइड्रोजन इसका क्या होगा बेटा डबल, तो हाइड्रोजन होगा 10 और +2, तो ये जनरल फार्मूला है अल्केन का। तो पेंटेन का फार्मूला होगा C5H12। तो इसका हमें बनाना है बेटा आइसोमर, तो इसके कितने आइसोमर मौजूद होंगे, ठीक है। तो देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन इसके 3 आइसोमर पाए जाते हैं। कितने आइसोमर पाए जाते हैं बेटा 3। तो इसके 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेंगे ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप। तो पहले तो मैं आपके सामने एक नॉर्मल बनाता हूँ स्ट्रेट चेन वाला पेंटेन। तो देखिएगा कार्बन कितने बेटा 5, 2, 3, 4, 5, ठीक है। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, तो इन तमाम जगह में क्या होगा बेटा हाइड्रोजन मौजूद होगा। तो ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है किसका लिखा है बेटा, ये है आपके पास एन पेंटेन। तो ये नॉर्मल पेंटेन है। तो टोटल देखिए इसमें कार्बन आइटम कितने हैं बेटा 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये है एन पेंटेन। अब इसी फॉर्मूले का अगर मैं एक और बनाऊँ बेटा आइसोमर, तो वो क्या बनेगा, तो आज ज़रा देखते हैं। तो टोटल है बेटा C5H12 है, C5H12 है। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन, ठीक है। और ये दूसरे नंबर पे 1 कार्बन लगा दें, कितना हो गया बेटा, कितने कार्बन होगा टोटल के, 1, 2, 3, 4 और ये 5 कार्बन हो गए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही। तो अब इनकी बॉन्डिंग पूरी करते हैं, 1, 2, 3। तो इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिए, 3 हाइड्रोजन के साथ, 1 कार्बन के साथ। ये कार्बन ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना रहा है तो 1 इधर बनाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ। ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है तो 2 सिर्फ हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बनाएगा, और ये सिर्फ 1 बना रहा है तो 3 बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। अब ये कार्बन आपको दिख रहा है, ये 1 बॉन्ड बना रहा है तो 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ होंगे, तो ये CH3 को अपने साथ लेकर आएगा, ठीक है। तो ये भी आप देख रहे हैं बेटा, ये था स्ट्रेट चेन, ये है ब्रांच चेन। तो इसमें क्या हो गया बेटा, एटम्स की अरेंजमेंट और ग्रुप्स ऑफ एटम की अरेंजमेंट क्या है बेटा, डिफरेंट है। तो यहाँ कार्बन नंबर 2 में एक क्या लगा बेटा, एक ग्रुप लगा हुआ CH3, ठीक है। तो कार्बन नंबर 2 में, तो इसका नाम होगा आपके पास क्या, आइसोपेंटेन। क्या नाम होगा बेटा, आइसोपेंटेन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसका एक आइसोमर बनाया। तो पेंटेन के 3 आइसोमर होते हैं, तो तीसरा आइसोमर भी बनाते हैं। तो फॉर्मूला देखिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C4H10। इसमें आप गिन सकते हैं हाइड्रोजन और कार्बन। देखें कार्बन 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन, ठीक है। हाइड्रोजन गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो हाइड्रोजन 12 है, इसमें भी आप गिन सकते हैं कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है, अगर आपको शक है। तो अब हमारे पास C5H12 में अब इसका एक और आइसोमर बनाते देखिएगा, कार्बन 1, 2, 3, ठीक है। 1 कार्बन इधर और 1 कार्बन इधर, टोटल कितने कार्बन हो गए बेटा, 5 कार्बन हो गए। अब कार्बन की बॉन्डिंग पूरी करते हैं, ठीक है, बैलेंसी पूरी करते हैं, ठीक है, क्लियर है। ये कार्बन 1 बॉन्ड बना रहा है, 3 हाइड्रोजन अपने साथ जुड़ेगा, ओके। ये कार्बन 1 ही बॉन्ड बना रहा है तो 3 हाइड्रोजन, ठीक है। ये कार्बन 1 बॉन्ड बना रहा है तो 3 हाइड्रोजन अपने साथ जोड़ेगा, लिंक करेगा। तो ये आपके पास बन गया बेटा एक और स्ट्रक्चरल फार्मूला, किसकी वजह से, ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम। तो इस कार्बन के साथ एक ग्रुप ऑफ एटम्स लगा है, वो है CH3, और इस कार्बन के साथ भी एक ग्रुप ऑफ एटम लगा है, वो है CH3। और ये रहा बेटा आपके पास एक स्ट्रेट चेन, आप देख सकते हैं 1, 2, 3। तो दूसरे नंबर कार्बन में 2 ग्रुप ऑफ एटम्स लगे हैं, CH3, और इसका नाम होगा, तो इसका नाम होगा डिफरेंट। तो इसके लिए आप वर्ड इस्तेमाल करेंगे नियो पेंटेन। क्या इस्तेमाल करेंगे बेटा, नियो पेंटेन। यहाँ भी इस्तेमाल किया बेटा, दूसरे नंबर कार्बन आइटम में क्या लगा हुआ था बेटा, CH3 लगा हुआ था एक ग्रुप। तो इसके लिए हमने इस्तेमाल किया था क्या, आइसोब्यूटेन, और इसके लिए इस्तेमाल किया बेटा नियो पेंटेन। तो आइसोपेंटेन, आइसोब्यूटेन का नाम तो हम पहले भी चैप्टर पढ़ते हुए जान चुके हैं। तो अब ये थोड़ा सा एक अलग सा स्ट्रक्चर आ गया, तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से अगर और ये फॉर्मूला देखें जैसे, लेकिन बहुत है, तो C4H10 बहुत है और C5H12 आपके लिए बहुत है। इसके अलावा अगर आप देखें C6H14, इसके भी आइसोमर बनेंगे, लेकिन आपने नहीं बनाने, बस आपने आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी समझनी है, ठीक है। तो देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम था, लेकिन इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होने की वजह से तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद में जो है वो इजाफा हो गया। ये कंपाउंड दूसरा है, ये कंपाउंड दूसरा है, ये कंपाउंड दूसरा है, हालांकि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला, तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन कंपाउंड्स की नेचर क्या है बेटा, डिफरेंट है, ठीक है। तो अब आइसोमेरिज्म के बारे में थोड़ी सी एक बातें हैं, ये MCQ में पूछी जा सकती हैं। द नंबर ऑफ आइसोमर इंक्रीजेज एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अ मॉलिक्यूलर फार्मूला।
तो नंबर ऑफ आइसोमर्स क्या होंगे बेटा, इंक्रीज होंगे। तो C5H12 के आइसोमर कितने बेटा, 3 है। ये भी MCQ में पूछा जा सकता है आपसे। तो नंबर ऑफ आइसोमर इंक्रीजेज, तो नंबर ऑफ आइसोमर क्या होंगे बेटा, इंक्रीज होंगे जब कार्बन एटम की तादाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में इंक्रीज करेगी। तो जैसे कि बताया C6H14 में आइसोमर ज़्यादा होंगे और C7H आपके पास 16 में आइसोमर और ज़्यादा होंगे, ठीक है। और C8 और H18 में आइसोमर और ज़्यादा होंगे। क्योंकि कार्बन की तादाद में इजाफा हो रहा है तो आइसोमर्स की तादाद में भी इजाफा होगा। तो इस बात को याद रखना है। अब बढ़ते हैं बेटा तीसरे फैक्टर की तरफ और चौथे फैक्टर की तरफ। तो अब डिस्कस करते हैं तीसरा और चौथा फैक्टर। तीसरा फैक्टर है हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स ऑफ कार्बन और चौथा फैक्टर है मल्टीपल बॉन्डिंग, ठीक है। मल्टीपल बॉन्डिंग में क्या होगी बेटा, एक से ज़्यादा बॉन्डिंग होगी कार्बन कार्बन के दरमियान। पहले देख लेते बेटा स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अगर कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो आपके पास क्या है बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो मौजूद होंगे। तो बिकॉज ऑफ इट्स टाइनी साइज, इसके टाइनी साइज है बेटा कार्बन के, तो कार्बन का जो साइज़ होता है वो कम होता है। क्यों? क्योंकि कार्बन में टोटल 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका मैस होता है बेटा 12, ठीक है। तो ये है बेटा सेंट्रल, इसमें क्या होगा, आपके पास प्रोटॉन होगा 6 और होगा न्यूट्रॉन 6। और पहले शेल में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरे शेल में टोटल आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। तो कार्बन का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है बेटा, छोटा होता है, तो एक कार्बन एटम भी स्मॉल होता है। तो ड्यू टू इट्स टाइनी साइज कार्बन कैन मेक एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। तो कैसा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है बेटा, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है अपने साइज के छोटे होने की वजह से विथ अदर कार्बन एटम, ठीक है। तो कार्बन जो है कार्बन के दरमियान ही बॉन्ड बनाता है कोवेलेंट, और इसके अलावा हाइड्रोजन के साथ ही बनाता है, ऑक्सीजन के साथ भी, नाइट्रोजन के साथ भी और हेलोजन के साथ भी। तो इसकी वजह से क्या होता है बेटा, इसके जो कंपाउंड्स है बहुत सारे पाए जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो दिस अलाउ इट टू मेक अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कार्बन जो है कार्बन कार्बन के दरमियान जो है बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, लेकिन साथ के साथ कार्बन जो है इनके साथ जुड़ के भी, इनके साथ बॉन्डिंग बना कर भी तो एक बड़ी तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बनाते हैं, ठीक है। अब जो चौथा पॉइंट है हमारे पास वो है मल्टीपल बॉन्डिंग। तो मल्टीपल बॉन्डिंग क्या है, ज़रा इसको देखते हैं। कार्बन में फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड इन ऑर्डर टू मीट इट्स टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा वैलेंसी क्या होती है बेटा, कार्बन जो है वो अपनी 4 वैलेंसी को पूरा करने के लिए मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। तो आइए देखिए, जैसे कि डबल बॉन्ड ही बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड ही बना सकता है। इससे पहले आपने अब तक जो है वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही देखे हैं। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड के कोई टॉपिक्स नहीं आए थे, उसको हमने डिस्कस नहीं किया था। तो अब आने वाले हैं, उनको चंद थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो कार्बन में फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड इन ऑर्डर टू मीट इट्स टेट्रा वैलेंसी, अपनी 4 वैलेंसी को पूरा करने के लिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। तो दिस इंक्रीजेज द नंबर ऑफ स्ट्रक्चर, और इसकी वजह से क्या है बेटा, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कनेक्ट टू कार्बन इन इथेन। तो इथेन के बारे में आप जानते हैं, तो हाँ इथेन को देखते हैं वो क्या है। तो इथेन को हमने पढ़ा था बेटा इथ एन। एन के मायने हैं बेटा सिंगल बॉन्ड, एन के मायने हैं बेटा सिंगल बॉन्ड। इथ के लिए नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने होंगे बेटा, 2 होंगे। कितने होंगे बेटा, 2। तो आज ये बताएं इथेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं सी और सी, 2 कार्बन आइटम हो गए, ठीक है। ये कार्बन जो अपने साथ जोड़ेगा इथेन है तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा कार्बन, तो ठीक है। तो कार्बन जो है वो कार्बन कार्बन के दरमियान कौन सी बॉन्ड है बेटा, सिंगल बॉन्ड। तो इस कार्बन ने अपने साथ 3 हाइड्रोजन को जोड़ा है, ठीक है। ये कार्बन भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा और अपने साथ 3 हाइड्रोजन को इसने जोड़ा है। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास इथेन का, ठीक है। सिंगल बॉन्ड मौजूद है। अब आगे बढ़ते हैं। और डबल कोवेलेंट बॉन्ड कनेक्ट टू कार्बन। तो अब जो है वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होगी बेटा 2 कार्बन के दरमियान। तो यहाँ आपने देखा कार्बन के दरमियान एक सिंगल बॉन्ड था, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, अब है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखिए बेटा कार्बन जो है वो अपनी 2 वैलेंसी तो बना रहा है, ठीक है। और एक इसके साथ एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। देखें किस तरीके से, ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, इसको इस तरीके से भी जोड़ा जा सकता है। ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया और ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, ठीक है। और एक हाइड्रोजन के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ। अगर कोई मसला हो तो आप ऐसे बना लीजिए, अगर आपको प्रॉब्लम होता है, ठीक है, ओके। लेकिन ज़्यादा बेहतर आप ऐसे बना लें, ठीक है। तो कार्बन इधर आप देखेंगे तो कार्बन कार्बन के दरमियान कौन सी बॉन्डिंग पाई जाती है बेटा, डबल बॉन्डिंग है, ठीक है। अच्छा, तो अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम देखिए बेटा। कार्बन कितने 2 है, तो लिखेंगे बेटा इथ। और अगर डबल बॉन्ड पाया जा रहा है तो आगे आपने लगाना है इन, इथ एन। सिंगल बॉन्ड के लिए एन और डबल बॉन्ड के लिए आप क्या लगाएंगे बेटा, इथ इन, ठीक है। तो देखिए 2 कार्बन है और डबल बॉन्ड पाया जाता है तो क्या होगा बेटा, इथीन, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए मल्टीपल बॉन्डिंग बनाए, कार्बन ने अपनी वैलेंसी पूरी की। तो यहाँ पे भी कार्बन की तादाद 2 है, कार्बन की तादाद 2 है,
लेकिन क्या है बेटा, ये भी क्या है बेटा, इसके ऑर्गेनिक कंपाउंड में इजाफा हो गया। ये दूसरा कंपाउंड है और ये दूसरा कंपाउंड है। इथेन एक डिफरेंट कंपाउंड है और इथीन जो है वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट कंपाउंड है इथेन से, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्या है बेटा, आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में इजाफा होता है मल्टीपल बॉन्डिंग की वजह से। ये तो अब दूसरी बॉन्डिंग था, हमने देख ली डबल बॉन्ड। अब देखें ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, वो कैसे हैं। तो इसके अलावा देख लें, अ डबल कोवलेंट बॉन्ड कनेक्ट 2 कार्बन, 2 कार्बन कनेक्ट किया इन इथीन। इसका नाम क्या है बेटा, इथीन। किताब में इथाइलिन भी लिखा हुआ है, तो दोनों नाम है इसका, कोई मसला नहीं, इथीन कहें या इथाइलिन कहें। तो मैंने आपको इथिलीन से समझाया ताकि आपको बात समझ में आ जाए, ठीक है। तो अगर इथाइलिन समझाया तो आप थोड़े बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अब देखें है ना, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कनेक्ट 2 कार्बन। अब जो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है वो 2 कार्बन को कनेक्ट करेगा। तो आइए देखें ना किस तरीके से, 1 2 3, ठीक है। तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है कार्बन कार्बन के दरमियान। तो अब बताएं हाइड्रोजन कितने के साथ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा क्या है, कार्बन की वैलेंसी पूरी हो जाती है। कार्बन जो है 3 बॉन्ड यहाँ बना रहा है, 1 बॉन्ड यहाँ, तो कार्बन की टेट्रा वैलेंसी है वो पूरी होती है। ये कार्बन 3 बॉन्ड यहाँ बना रहा है, 1 बॉन्ड यहाँ बना रहा है कोवलेंट बॉन्ड, इस तरीके से इसकी वैलेंसी भी पूरी होती है। अब इसका नाम क्या होगा बेटा, देखें इसमें कार्बन कितने बेटा, 2 है, तो लिखेंगे इथ। तो 3 जब बॉन्डिंग है, 3 कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है कार्बन कार्बन के दरमियान, तो आप लगाएंगे इथाइन, YNE। तो इसका नाम होगा बेटा इथाइन। क्या होगा बेटा, इथाइन। और कार्बन जो है वो 2 है इथ की वजह से, ठीक है। तो ये भी क्या है बेटा, ये भी एक टोटली डिफरेंट कंपाउंड है इन दोनों से। तो इस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है बेटा, इजाफा हो जाता है मल्टीपल बॉन्डिंग की वजह से। तो उम्मीद करते हैं तमाम बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।